हेलो एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के 10 ऐसे फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा जिनके हेल्प से आप अपने इंग्लिश को फर्राटेदार बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके पास इन फ्रेजेस का नॉलेज नहीं होता है तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की आती है तो आप अटक जाते हैं, क्योंकि आपके पास इन फ्रेजेस का नॉलेज नहीं होता है। ये फ्रेजेस दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, और जब दो चीज़ें आपस में फटाफट कनेक्ट होते हैं तो हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको इन 10 ऐसे फ्रेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि डेली स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में यूज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला फ्रेज है ये है इन टर्म्स ऑफ। तो इन टर्म्स ऑफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है के लिहाज से। हम हिंदी में कहते हैं के लिहाज से, यानी जब आप किसी एक विशेष दृष्टिकोण से किसी चीज पे बात करते हैं तो उसके लिए ही हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ। बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी के लिहाज से बात करें, अगर इस दृष्टिकोण से बात करें तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको बोलना हो कि इस दृष्टिकोण से अगर बात करें या इस लिहाज से अगर बात करें तो आप इस फ्रेज का यूज करना। बहुत ही काम की चीज है, बहुत बार यूज होता है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब क्या होता है? रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है ध्यान दिए बिना, मतलब किसी एक चीज को दरकिनार करना है, उसको साइड में रखना है। मतलब किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और एक दूसरे चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करना हो, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको साइड में रखना हो, उसको एक्सेप्शन में रखना हो, अलग रखना हो। तो उसी के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ। मतलब किसी चीज पे ध्यान ना देते हुए, उस पे ध्यान, किसी चीज पे ध्यान दिए बिना, इसका ये मतलब होता है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इंडिया इज वन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। तो हमारा भारत एक है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। यानी कि अगर हम कास्ट, कलर और रिलीजन को दरकिनार कर दें, उसे साइड में रख दें, अगर इस बात पे ध्यान नहीं दे तो हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत वन है, आवर इंडिया इज वन। चलिए हम नेक्स्ट फ्रेज को देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब की सहायता से या के जरिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज का अगर आप हेल्प लेते हैं, उस सहायता से अगर आप कोई काम करते हैं या कोई काम हो जाता है तो उसी के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं बाय मीन्स ऑफ, यानी कि के जरिए या फिर की सहायता से। ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब बाय मीन्स ऑफ हार्डवर्क। तो उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिला, किस जरिए से मिला, किसके सहायता से मिला? हार्डवर्क के हेल्प से मिला। द लॉक वॉज ओपन विद द हेल्प ऑफ अ पास की। इस लॉक को खोला गया, किसके सहायता से खोला गया? तो एक पास की के सहायता से खोला गया। और एग्जाम्पल में लेता हूं, ही वेंट देयर बाय मीन्स ऑफ ट्रेन। तो वह वहां कैसे पहुंचा, कैसे गया? ट्रेन के जरिए, ट्रेन के सहायता से गया। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द वर्ज ऑफ। तो ऑन द वर्ज ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है की कगार पर। अगर कोई चीज बहुत ही नजदीक, अब वो घटना होने वाली है, अगर कोई घटना बहुत ही नजदीक होने वाली है, मतलब घटना होने के बहुत करीब आ चुकी है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? इस फ्रेज का यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं की कगार पे, मतलब उसके बहुत ही मुहाने पे वो चीज आ चुका है, मतलब वो घटना अब होगी। तो जब भी कोई घटना अगर घटने के लिए बहुत करीब आ चुका है, बहुत जल्दी वो चीज होने वाला है, उसके बहुत ही कगार पे आ चुका है, उसके मुहाने पे आ चुका है, तो इसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो ये जो कंपनी है ये बैंकरप्सी के कगार पे है, मतलब दिवालिया होने के कगार पे। कंपनी बहुत ही जल्द दिवालिया हो जाएगी, इसका ये मतलब हुआ। आई होप कि इसका मतलब आप समझ पाए। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है एट द मर्सी ऑफ। तो एट द मर्सी ऑफ का क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है कि दया पर, की दया पर, यानी के रहमो करम पे। यानी कि किसी चीज के होने के लिए या कोई काम करने के लिए होने के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पे या किसी दूसरे चीज पे आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो उस डिपेंडेंसी को बताने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं एट द मर्सी ऑफ। मर्सी का मतलब दया होता है। तो किसी के दया पे, किसी के रहम करम पे अगर आप रहते हैं तो उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं फार्मर्स आर ऑफन एट द मर्सी ऑफ वेदर। तो किसान जो होते हैं वो हमेशा किसके दया पे होते हैं? किसान हमेशा अच्छे मौसम के दया पे होते हैं। हमेशा किसान मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर अच्छी मौसम हो तो फसल भी अच्छे होंगे। आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ। तो इन व्यू ऑफ का भी बहुत यूज होता है। नोटिस वोटिस भी लिखते हैं, जब नोटिस जारी करते हैं लोग ना, तो नोटिस में भी इस फ्रेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इन व्यू ऑफ। तो इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए, किसी एक बात को ध्यान में रखते हुए, के मद्देनजर। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल,
द स्कूल्स आर टू बी क्लोज्ड इन व्यू ऑफ सीवियर हीट वेव। तो स्कूल्स जो है ना, स्कूल्स को बंद किए जाने वाले हैं, स्कूल्स बंद किए जाने वाले हैं किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस बात को ध्यान में रखते हुए? तो सीवियर हीट वेव के कारण गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, लहर बहुत बढ़ चुकी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल्स को क्या करना है, स्कूल को क्लोज किया जाना है। तो ये नोटिस में बहुत बार यूज होता है, ये आप देखेंगे नोटिस वगैरह में इन व्यू ऑफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन व्यू ऑफ समथिंग मतलब कि किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किसी चीज़ के मद्देनज़र। तो जब भी आपको के मद्देनज़र अगर बोलना हो या फिर को ध्यान में रखते हुए बोलना हो, जैसे द मैच वॉज पोस्टपोन इन व्यू ऑफ बैड वेदर। तो खराब मौसम के कारण जो मैच है, मैच को स्थगित कर दिया गया। तो किसके कारण, किस बात को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया? तो बैड वेदर को ध्यान में रखते हुए। तो किसी एक बात को ध्यान में रखते हुए के मद्देनजर अगर बोलना हो तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे इन व्यू ऑफ। बहुत बार नोटिस वगैरह में भी यूज होता है। नोटिस अगर आप खुद भी लिखते हैं, नोटिस आपको खुद जारी करना हो तो इस तरह के फ्रेज आपके बहुत काम आते हैं, ना केवल आपके स्पोकन इंग्लिश में बल्कि रिटन इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का यूज हम करते हैं पर्पस बताने के लिए। मतलब यहां पर इसका मतलब हो गया के लिए, यानी के लिए या के दृष्टिकोण से भी बोल सकते हैं या के उद्देश्य से भी बोल सकते हैं। जैसे आई हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया है? मेरा इस चैनल का सब्सक्राइब करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आई हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। तो एक बात आपको और ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ग्रामेटिकल चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो जेरंड होगा, वो जेरंड होगा। जेरंड का मतलब है कि जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी जरूर लगाना है। तो कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि टू के बाद वैसे तो V1 लगता है अगर ये इन्फिनिटिव होता है तो, लेकिन यहाँ पर आपको V1 नहीं लगाना है बिकॉज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसको हमें क्या करते हैं, आईएनजी के फॉर्म यानी कि जेरंड के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश नहीं होगा, विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश होगा। बात आपको समझ में आई? चलिए देखते हैं अगला फ्रेज क्या है। नेक्स्ट है व्हेन इट कम्स टू। तो व्हेन इट कम्स टू का भी बहुत यूज होता है। तो व्हेन इट कम्स टू का मतलब क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब हम बोलते हैं ना कि जब बात इस पे आती है कि अगर बात करे तो, जब बोलते हैं ना कि अगर बात करे तो, अगर पढ़ाई की बात करे तो, अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करे तो, अगर इंग्लिश की बात करे तो, यानी जब बात बोलने पे आती है, जब बात स्पोकन इंग्लिश की आती है, जब बात पैसे की आती है, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं जब इस चीज की बात आती है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हेन इट कम्स टू का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मोस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड राइट इंग्लिश बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देयर माइंड्स गो ब्लैंक। तो अधिकांश लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? अधिकांश लोग इंग्लिश को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, इंग्लिश को लिख भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो बहुत सारे लोगों के माइंड ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे बोलें, कुछ आइडियाज ही नहीं बन पाता है बोलने के समय पे। तो जब भी ऐसे अगर आपको बोलना हो व्हेन इट कम्स टू मनी ही ऑलवेज गोज बैक। जब बात पैसे की आती है तो हमेशा वो पीछे मुड़ जाता है, वो हमेशा मुकर जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको बोलना हो तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। बहुत ही मजेदार फ्रेज है, आपकी स्पीकिंग को 4 गुना फ्लुएंट कर देगी अगर आप इस फ्रेज को यूज करते। तो मैं भी पर्सनली बहुत यूज करता हूं का। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन द नेम ऑफ। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है की नाम पे, के नाम पे। अगर किसी के नाम पे अगर हम कोई काम करते हैं तो इस फ्रेज का हम यूज करते हैं। जैसे सम पीपल बेग इन द नेम ऑफ गॉड। कुछ लोग भीख मांगते हैं, कुछ लोग बेगिंग करते हैं, किसके नाम पे? गॉड के नाम पे। आई हैव बुक द टिकट इन द नेम ऑफ मिस्टर जॉन। तो मैंने मिस्टर जॉन के नाम पे एक टिकट बुक किया। तो किसी के नाम पे अगर बोलना हो तो इन द नेम ऑफ का आप यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, दे डिड इट ऑल इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के नाम पे उसने ये सारा काम किया, उन लोगों ने ये सारा काम किस नाम पे किया? फ्रेंडशिप के नाम पे, इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। बात आपको समझ में आ रही? चलिए हम यहाँ पर आखिरी फ्रेज देख लेते हैं। बहुत बार इसका स्पीकिंग में यूज होता है, एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे, आप इसका ये मतलब समझना कि दिन के आखिरी समय में, मतलब जब दिन खत्म हो रही है तो आखिरी समय में। तो इसका इस तरह का मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग होता है अंततः, आखिर में, यानी मिला जुला करके बात करें तो, यानी सारे चीजों को देखने के बाद जब लास्ट में एक पॉइंट बच जाता है कंक्लूजन के लिए, तभी हम क्या करते हैं? इस फ्रेज का यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंततः, मिला जुला कर, या फिर आखिर में जब बोलना हो तो हम इस फ्रेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे। चलिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं। आई कैन गिव यू एडवाइस बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु हैव टू टेक द डिसीजन।
मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यानी अंततः मिला जुला कर यानी आखिर में डिसीजन आपको ही लेना है। मैं चाहे लाख एडवाइस दे दूँ, लेकिन आखिर में मिला जुला कर अगर देखें तो डिसीजन आप ही को लेना है। तो ये रहा 10 फ्रेजेस जो कि आपके डेली स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं, और आशा करता हूँ कि आप इन 10 फ्रेजेस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आप भी अपने स्पोकन इंग्लिश में और अपने रिटन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप एक काम करें, इन 10 फ्रेजेस में से किसी एक फ्रेज का यूज़ करके आप एक सेंटेंस जरूर बनाएं। आप अपना एक खुद का सेंटेंस जरूर बनाएं और कमेंट में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश के इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन इट्स अ बाय बाय।